स्टूडेंट, वेलकम टू BDN केमिस्ट्री पॉइंट और मैं हूं राज यादव। ये स्वागत है आपका सॉलिड स्टेट में। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका सॉलिड स्टेट के अंदर। और सॉलिड स्टेट की ये आपकी 7वीं वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो आपकी हो चुकी हैं और इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं और वो कवर करने वाले बेटा सम कैलकुलेशन रिलेटेड टू यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल से संबंधित कुछ गणनाएं हम करेंगे। और उन गणनाओं में सबसे पहले हमने सिलेक्ट किया है किसके लिए, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियस r एंड एज लेंथ a। एज लेंथ a अर्थात ये एज लेंथ जो होगी वो यूनिट सेल की एज लेंथ होगी और उस यूनिट सेल को बनाने वाले जो एटम होंगे उन एटम की जो रेडियस होगी उस रेडियस और यूनिट सेल की एज लेंथ के बीच में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, यानी संबंध निकालेंगे। चलिए देखते हैं। आपको पता है कि आपकी 4 प्रकार की यूनिट सेल होती हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो 3 प्रकार की यूनिट सेल के लिए करेंगे। इसमें सबसे पहली आपकी यूनिट सेल है बेटा सिंपल यूनिट सेल। पहली है बेटा सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। इस सिंपल यूनिट सेल को एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या होता है उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भी सिंपल यूनिट सेल का दूसरा नाम ये होता है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि सिंपल यूनिट सेल का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए जरा हम लोग कैसे रिलेशन निकालते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने से पहले क्या समझाऊंगा कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है और इसके बाद मैं समझाऊंगा कि आपको एज लेंथ क्या होती है। देखिए आपने एक चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर पीरियोडिक टेबल, यानी प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ी है आप लोगों ने और उसमें पढ़ा है एटॉमिक रेडियस को। क्या पढ़ा है एटॉमिक रेडियस के बारे में? आपने पढ़ा है बेटा एटॉमिक रेडियस की कोई भी मॉलिक्यूल्स होता है और उस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट जो पास के जो एटम प्रेजेंट होते हैं उन एटम के सेंटर के बीच की दूरी का आधा। कैसे? जरा इस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एटम ये है, दूसरा आपका एटम ये है, ठीक है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी यूनिट सेल अगर बनी होगी तो यूनिट सेल के अंदर क्या होगा, जो एटम होंगे उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, ठीक है। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होगा। अब क्या करिए, आप कोई 2 पास के एटम ले लो, मान लो एक ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया, 2 एटम ले लिया आपने, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2 एटम ले लिए। इस वाले एटम का सेंटर ये है, इस वाले एटम का सेंटर ये है, इसके बीच की डिस्टेंस है वो ये है, अर्थात ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको चलिए हम लोग d मान लेते हैं। डिस्टेंस क्या मान लेते हैं बेटा, इसको d मान लेते हैं। अब आप बताइए कि डिस्टेंस अगर d है तो रेडियस क्या होगी यहाँ पर, तो रेडियस होगी बेटे d/2, अर्थात 2 पास के एटम के सेंटर की बीच की दूरी यानी d के आधे को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। बात मेरी समझ में आ गई होगी इतनी आपको, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि आखिर एज लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी यूनिट सेल होती है बेटे, मैं अब एज लेंथ की बात करूंगा, एज लेंथ, ठीक है। एज लेंथ में क्या होगा, कोई भी यूनिट सेल होगी आपकी। चलिए भाई ये रही यूनिट सेल आपकी और यूनिट सेल के अंदर हम क्यूबिक यूनिट सेल लेंगे क्योंकि जितनी भी हम गणनाएं करेंगे वो सारी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए करेंगे, बाकी यूनिट सेल के लिए गणनाएं नहीं है, ठीक है। तो क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है उसमें क्या होता है, यानी क्यूबिक यूनिट सेल में A = B = C, जो कि मैं आपको पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती क्यूब। तो क्यूब कहते ही उसको हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों ही एंगल कितने हों, 90 डिग्री हों, ठीक है। तो तीनों भुजाएं बराबर हों, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, उसको हम एज लेंथ A कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी यूनिट में किसी एक किनारे की लंबाई को हम क्या कहते हैं, उसकी एज लेंथ कहते हैं। अब इस एज पर क्या रखे होंगे, एटम रखे होंगे। एक एटम यहाँ रखा होगा, एक एटम यहाँ रखा होगा, लेकिन ये जो एटम होंगे वो बहुत पास होंगे, चिपके इस तरीके से। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो आपको क्या करना है, इस एटम की रेडियस और इस एज लेंथ के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। और ये रिलेशन बच्चों सिंपल यूनिट सेल के लिए अलग आएगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए अलग आएगा और फेस सेंटर्ड के लिए अलग आएगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं इस रिलेशन के लिए, ठीक है। जरा देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल यूनिट सेल। कौन सी लेते हैं बेटे, सिंपल यूनिट सेल। और आपके पास क्वेश्चन अब भी वही है, कौन सा है कि सिंपल यूनिट सेल को
और किस नाम से जानते हैं? तो सिंपल यूनिट सेल होती क्या है? इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं, जो संरचनात्मक इकाई होती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं बेटे? एटम हो सकते हैं, है ना, आयंस हो सकते हैं, एंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल कहते हैं। ये एटम भी हो सकते हैं, ये आयन भी हो सकते हैं, और ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके क्रिस्टल सिस्टम जो है, अर्थात जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, आयनिक एंड मेटेलिक। ठीक है, तो आपके उसी प्रकार के एटम है, मेटल आयन भी हो सकते हैं एटम के रूप में। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होगा, इसको बनाइए, सिंपल यूनिट सेल को बनाते हैं, फिर रिलेशन निकालते हैं। जरा देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है। आप इस तरीके से, सिंपल यूनिट सेल है तो सिंपल ही है, आप एक इस तरीके से यूनिट सेल बना लीजिए। चलिए भाई, ये रही आपकी सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। ठीक, अब इस सिंपल यूनिट सेल के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास क्या होता है, हर कोने पर एक एटम होता है। तो एक एटम यहाँ होगा, 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 एक एटम यहाँ होगा। अर्थात इसके 8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा। लेकिन अब बात यह है बच्चों, जो मैं एटम आपको इतना छोटा दिखाता हूँ, ये इतना छोटा एटम नहीं होता है, ये यानी इतने दूर दूर एटम नहीं होते। ये एटम जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक होते हैं। अगर इतने दूर दूर एटम होंगे तो वो ठोस होगा ही नहीं, वो ठोस होगा ही नहीं। तो एटम कहाँ होते हैं? बहुत क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, दूर दूर दिखाते हैं जिससे कि वो स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, तो होगा कैसा? होगा कुछ इस तरीके का एटम। ठीक है, आपका एक एटम होगा, इसको आप साइज बढ़ाओगे, ये देखिए, इसका जब आप साइज बढ़ाओगे तो आपका लगभग इतना बड़ा ये एटम होगा। बात समझ आ रही? अब दूसरा वाला एटम कहाँ पे आएगा? ये देखिए, ये दूसरे वाले एटम का साइज आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, यानी एज लेंथ यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी a, और इस एटम की रेडियस यानी 1 r ये हो जाएगी, 1 r ये हो जाएगी, है ना। बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता। तो इस वाले एटम की रेडियस ये आधी हो गई, इस वाले एटम की रेडियस ये वाली आधी हो गई। अर्थात टोटल दूरी यानी कितनी हो जाएगी? r और r मिल जाएगी, कितनी हो जाएगी? 2r। और टोटल दूरी को हम क्या कहते हैं? एज लेंथ a कहते हैं। तो क्या हो जाएगा वैसे बेटा इसके अंदर रिलेशन, यानी कि 2r इक्वल टू a, और r की वैल्यू निकालनी है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका आता है किसके अंदर? सिंपल यूनिट सेल में r और a के बीच में, r और a के बीच में। ठीक है, जैसे अब इसका यूज कहाँ पर होगा? यूज होगा कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए एक साधारण इकाई सेल में किनारे की लंबाई 50 पिकोमीटर है, तो कण की त्रिज्या क्या होगी? आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा तो किसी में आपको जब त्रिज्या निकालनी होगी तब भी आप ऐसे ही त्रिज्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि किनारे की लंबाई को हम क्या कहते हैं? a कहते हैं, और a कितनी है आपकी? 50 पिकोमीटर है, और r आपसे कैलकुलेट कराई गई है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, क्या है? यानी r इक्वल टू होता है a/2, तो लगा दोगे r इक्वल टू यानी 50 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा? 25 पिकोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी भी कैलकुलेशन के बीच में आपको या तो r की वैल्यू निकालने को आ सकती है, या फिर आपको a की वैल्यू निकालने को आ सकती है। a की वैल्यू निकालनी होगी तो r की दी होगी, r की निकालनी होगी तो a की दी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल यूनिट सेल के लिए यानी कि रेडियस और किनारे की लंबाई एज लेंथ a के बीच में क्या रिलेशन होता है, अर्थात 2r इक्वल टू होता है a। अब ये 2r कहाँ से आता है? 2r आता है बेटा, ये देखिए यहाँ से, एक एटम ये है और एक एटम ये है, तो इस एटम की रेडियस कितनी है? ये r है। इस एटम की रेडियस कितनी है? ये r है। और टोटल लंबाई यहाँ से आप पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a और यानी r और r कितना हो जाएगा? 2r। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, ये आपको
समझ में आ गया। और नेक्स्ट हम लोग अगला लेते हैं, जो यूनिट सेल है दूसरी, वो यूनिट सेल होती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए देखते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, जरा देखो आपके पास नेक्स्ट है दूसरी यूनिट सेल, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन कॉर्नर एंड एवरी फेसेस। ठीक है, यानी कि जो यूनिट सेल होती है उस यूनिट सेल के कॉर्नर पर और प्रत्येक फेस के सेंटर पर। ठीक है, एवरी एंड एवरी यानी एंड फेसिस सेंटर्ड। ठीक है, एंड फेसिस सेंटर। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया आपको, फेस के सेंटर पर भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स, यानी संरचनात्मक इकाइयाँ। और वो क्या हो सकती है, परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। चलिए देखिए कैसे बनाई जाती है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को। देखो बहुत सिंपल सा तरीका आपके पास ये है कि आप क्या करिए, एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाइए। लीजिए भाई, एक आपके पास ये क्यूबिक यूनिट सेल हो गई। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर आप क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे एटम्स का या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स का। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं, जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें आपके जो एटम हैं वो कॉर्नर पर होते हैं। कॉर्नर के साथ साथ आपके जो एटम हैं वो प्रत्येक फेस के सेंटर पर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखिए बेटा, आपको क्या मिलेगा, मान लो आपके पास ये कॉर्नर है, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर, तो प्रत्येक कॉर्नर पे, ये तो वही सिंपल। अब प्रत्येक फेस पर होगा एटम, कहाँ पर होगा बेटा, प्रत्येक फेस पर एटम होगा। तो क्या होगा, इस वाले फेस, जरा देखो, एक एटम यहाँ होगा, एक इसके जस्ट अपोजिट, एक यहाँ, एक इसके जस्ट अपोजिट, एक सामने और एक पीछे। अब हम क्या करेंगे, किसी एक फेस को पकड़ लेंगे। आई होप मैं इस वाली फेस को लेता हूँ, ऊपर वाली फेस को, इस वाली फेस को ले लेता हूँ। ठीक है, इस वाली फेस को ले लेता हूँ, और इस फेस में जो आपको एटम दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है। तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये गैप नहीं होता है, ये गैप नहीं होता है। क्या होता है, ये गैप इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। बस में आ गई। चलिए जरा इस वाली फेस को ले लेते हैं हम ऊपर से। ठीक, मान लो मैंने ये फेस ले लिया आपकी इस तरीके से। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट देखिए कैसे होगा। इस फेस पर आपका पूरा इस कॉर्नर पर पूरा एटम होगा, दूसरे कॉर्नर पर पूरा एटम होगा, तीसरे कॉर्नर पर पूरा एटम होगा, चौथे कॉर्नर पर पूरा एटम, और एक एटम इसके फेस के बीच में होगा। आई होप आपको समझ में आए। ये जो एटम है वो कहाँ पर है, ये है, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये तिरछा बन गया है, इसको सही कर लेते हैं। ये जो एटम है ये देखिए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे बेटा, मिला देंगे इधर। ठीक, जब मिला देंगे तो आपको लग रहा हो, देखो ये जो आपके पास वैल्यू होगी कितनी होगी, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी ए। ठीक है, ये आपकी वैल्यू कितनी होगी बेटे, ए होगी। ठीक, ये वैल्यू ए होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू ए होगी। अब आप कहोगे सर ये ए क्यों होंगी वैल्यू, क्योंकि यह एक क्यूब है और क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब देखिए बात करता हूँ मैं किसकी, मैं बात करता हूँ कि इसमें आर और ए के बीच रिलेशन क्या आएगा। ये रिलेशन निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। अब यहाँ से देखिए, ये आपके पास एक एटम है, ये आपके पास दूसरा एटम है, ये आपके पास तीसरा एटम है। ठीक है, अब देखो इस एटम का आधा पार्ट ये है, इसका मतलब एक आर ये हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एटम है इसका पूरा पार्ट इसके अंदर आता है, इसलिए क्या होगा, ये आधा अगर एटम एक आर होता है तो पूरा एटम कितना हो जाएगा, 2r हो जाएंगे। और ये पूरा एटम कितना हो जाएगा, आधा एटम कितना हो जाएगा, यानी r हो जाएगा। अगर मैं इस वाले वैल्यू को a मानूं, इस वाले पॉइंट को b मानूं, इस वाले पॉइंट को c मानूं, तो आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज कौन सा है, a b c में समकोण त्रिभुज
ए बी सी में अगर इसकी वैल्यू निकाली जाएगी तो क्या निकल के आएगी, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए सी स्क्वायर इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ए सी की वैल्यू कहाँ से आएगी, जब देखो ये वैल्यू आएगी किसके बराबर होगी बेटा, ये आर और 2r 3r और एक 4r, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ देखो ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी के बीच की दूरी कितनी ए, तो इसको लगा सकते हो आप ए स्क्वायर, बी सी के बीच की दूरी कितनी है ए, तो इसको लगा सकते हो आप ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यानी कि 4r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। सही है, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो इस पर रूट चला जाएगा, अगर इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा बेटा 4r इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। ठीक है, यानी इसको चाहे ऐसे लिखो, इसको चाहे ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे तो इसका भी और इसका बिल्कुल सेम आ जाएगा। अब क्या ये स्क्वायर है, ये क्या आ जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4r इक्वल टू ए रूट 2, तो 4r की वैल्यू कितनी आ गई, ए रूट 2 के बराबर आ गई। तो हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, यानी r इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं, r इक्वल टू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो एक तो रिलेशन आपके पास ये आ जाता है, ये कभी कभी यूज हो जाएगा आपका रिलेशन ये भी यूज हो सकता है। अगर ये यूज नहीं होता है तो आपकी वैल्यू एक और आ जाएगी, r इक्वल टू, देखिए क्या होगा, आप अंडर रूट 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 और रूट 2 की मल्टीप्लाई आएगी 2, तो r इक्वल टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 4 यानी रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखो क्या आएगा, अब आपके पास ये जो रिलेशन आएगा लास्ट में, तो आएगा बेटा r इक्वल टू, यानी कि सॉरी a रह गया इस पर ऊपर इन a, तो a बटे 2 रूट 2। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई भी यूज हो सकता है और आप यूज करके आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बेटा आपकी कौन सी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कि आप रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसका बहुत ही महत्व आएगा, कई चीज़ों के न्यूमेरिकल में इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, यानी अगला देखते हैं। ठीक है, इसको नोट करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए आप रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो देखिए बेटा, पहले देखो कि बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल्स होते हैं, जो संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं, वो कहाँ का प्रेजेंट होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल आर प्रेजेंट कॉर्नर एंड बॉडी ऑफ यूनिट सेल। क्या होगा बेटा, कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होंगे और कॉर्नर के साथ साथ आपके इसमें बॉडी में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखिए जरा कैसे होगा। जैसे मान लो ये कॉर्नर वाला एटम है, इस एटम को आप ऐसे बना दीजिए, एक एटम को, दूसरे एटम को आप इस तरीके से बना दीजिए। ठीक है, तीसरे एटम को आप ऐसे बना दीजिए, इस वाले चौथे एटम को आप ऐसे बना दीजिए, पांचवा एटम जो बॉडी में बचा है उसको इस तरीके से बनाइए। ठीक है, मैंने आपको ये सारे एटम बना करके दिखा दिए। अब हमें क्या करना, देखो ये देखिए, बॉडी में आपको यहाँ से काम करना है, देखो यहाँ पर यहाँ से काम करना है, यानी बॉडी डायगोनल निकालना है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, यानी आपके पास जो रूम है, रूम में एक रूम का वो वाला कोना और दूसरे रूम का दूसरा वाला कोना। ठीक है, अर्थात इसके अंदर क्या हो जाएगा, लंबाई भी हो जाएगी, चौड़ाई भी हो जाएगी और ऊंचाई भी हो जाएगी। अर्थात जब भी आपको बॉडी सेंटर्ड के अंदर रेशियो निकालना है, रिलेशन निकालना है रेडियस रेशियो एंड एज लेंथ के बीच में, तो आप क्या करोगे क्या, यानी आप यहाँ पर क्यूबाइड लेंगे, और क्यूबाइड कैसा लेंगे, जहाँ पर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी हो। ठीक है, तो क्यूबाइड के लिए बॉडी डायगोनल निकालना है हम लोगों को, ये वैल्यू निकालनी है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर मानता हूँ बेटा क्या, इसको अगर मैं मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी, इसको मानता हूँ सी, इसको मानता हूँ डी। ठीक है, और अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू की बात की जाए तो देखिए ये हाफ एटम है और हाफ एटम की रेडियस को हम r से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा एटम है, पूरे एटम से होकर जा रहा है, इसलिए क्या होगा, ये 2r होगा, है ना, क्योंकि आपको क्या होता है, एक एटम का आधा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, और अगर पूरा है तो 2 रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो ये 2 रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक आधा है तो 1 रेडियस। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, क्यूबाइड आपके पास कौन सा, A B C D। ठीक है,
तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा क्या, यानी कि ABCD में क्या लिखेंगे, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, यानी यहाँ पर होगा बेटा AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर, इसके स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के, इसके स्क्वायर के। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, ये A होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास पता है क्यूब की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों वैल्यू कैसी होती है, आपस में बराबर होगी। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, यानी जो आपके पास डायगोनल होता है, इसकी लंबाई क्या होता है, अगर आपके पास, चलिए मैं आपको दोबारा बता दूंगा यहाँ पर, इसको किसी के भी डायगोनल निकालने की ट्रिक क्या होती है बताऊंगा आपको। AD स्क्वायर है, AD की वैल्यू कितनी होगी बेटा, R, 2R, 3R और एक 4R। इसका मतलब क्या हुआ, 4R स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर कितना A है, तो आप क्या रखोगे A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना A है, तो आप क्या रखोगे A स्क्वायर। इसी प्रकार CD A है तो A स्क्वायर हो जाएगा। तीनों को ऐड कर दीजिए तो 4R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3A स्क्वायर। स्क्वायर को हटा दीजिए आप तो 4R इक्वल टू हो जाएगा √3A स्क्वायर। अब आपका A क्या होगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा तो 4R, चलिए इसी से लिखते हैं, यानी कि 4R इक्वल टू हो जाएगा बेटा A√3, अर्थात R इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या, यानी A√3 डिवाइडेड बाई 4। ये देखिए, ठीक है, ये आपके पास रिलेशन आता है किसके लिए, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में रेडियस रेशियो एंड, सॉरी रेडियस रेशियो नहीं, एटॉमिक रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आप बॉडी डायगोनल कैसे बनाते हैं, यानी कैसे प्राप्त करोगे बॉडी के डायगोनल के लिए। ठीक है, जरा इसको नोट करो, बताता हूं मैं अभी आपको। ठीक है, जरा देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आपका डायगोनल कैसे निकाला जाता है। जरा देखिए, अगर आपके पास एक आयत है और आयत के लिए A इसकी लंबाई है और इसकी B चौड़ाई है और इसका ये रहा डायगोनल यानी कि विकर्ण, इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, अगर मैं इसको A मानता हूँ, इसको B मानता हूँ, इसको C मानता हूँ और इसको D मानता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनना है, जरा देखिए यहाँ पर यह त्रिभुज बनना है, समकोण त्रिभुज है, और जहाँ समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है बेटा, डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले होते हैं आपका। ये किसके लिए हो गया, आयत के लिए हो गया। ठीक है, अब आपके आयत के लिए क्या, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम ऐसे भी कह सकते हैं लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं बेटे डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या है, विकर्ण, यानी विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा लंबाई स्क्वायर प्लस आधार यानी कि चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, अगर आपकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, अलग अलग है और उसका विकर्ण निकालना है तो आपको लंबाई प्लस चौड़ाई स्क्वायर, अगर आपके पास क्यूब बनना है तो लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कह सकते हो। और अगर आपके पास क्या है, ये घन है और घन का डायगोनल निकालना है तो घन में क्या होता है बेटा, ये देखिए यहाँ पर, ये आपके पास स्क्वायर, सॉरी ये आपके पास आयत है, ये आपके पास वर्ग है और वर्ग का डायगोनल निकालना, बात वही पड़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये अगर इसको A मानो, इसको B मानो और इसको C मानो, इसमें क्या होता है, ये दोनों वैल्यू कैसी होती है, बराबर। अगर ये है तो ये भी क्या होगी, A होगी। अब क्योंकि इसमें दोनों बराबर होती हैं, स्क्वायर के अंदर क्या होती हैं, दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो अगर इसके लिए निकालना है तो आपका आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब ये दोनों स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा AC इक्वल टू अंडर रूट
2a², ठीक है, यानी कि AC इक्वल टू a बाहर √2 अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं घन के लिए यानी क्यूबाइड के लिए, ठीक है। घन में क्या होता है जरा देखिए, यहाँ पर हम एक घन बनाएंगे। घन में 3 भुजाएं हो जाती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसकी भी क्या होती है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब इसका ये निकालना है आप लोगों को, ये है ना। इसके अंदर एक भुजा ये हो गई यानी A से B के बीच में, एक B से C के बीच में और एक C से D के बीच में। अगर आपको निकालना है इसमें AD² तो क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC² और प्लस CD², ठीक है। और AD² आपको पता है क्या होगा, यानी AD² इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी, A। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है और क्यूब के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A² प्लस A² प्लस A², तीनों को जोड़ दीजिए तो AD² इक्वल टू हो जाएगा 3A² और AD इक्वल टू हो जाएगा बच्चे √3A², यानी AD इक्वल टू हो जाएगा A√3। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटते ही क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किसी भी यूनिट सेल के लिए एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस के बीच में रिलेशन कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना है आपको कि रिलेशन क्या होता है और आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। चाहे ये कैलकुलेशन आपको आए या ना आए, लेकिन लास्ट के जो सूत्र आए, जो कंक्लूजन आया, जो रिलेशन आया है, वो आपको याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आगे वाले सूत्रों में ये रिलेशन आपका यूज होगा, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको बार बार देखिए, जितनी बार आपको समझ में नहीं आए तो ज़्यादा बार देखो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और जो भी समझ में नहीं आए उसके बारे में कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। देखिए जरा।